सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी एपोथियोसिस का एपिसोड नंबर 29। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि युंडियन पैलेस पर जीफांग के डीमंस ने अटैक कर दिया और इस ब्रूटल जंग में लियो जिंग मारा जाने ही वाला था, मगर उसकी मास्टर लिंगियान ने अपनी जान देकर लियो जिंग को बचा लिया। जिसके बाद लियो जिंग ने ड्रैगन फॉर्मेशन का यूज करते हुए जीफांग के साथ आइकॉनिक फाइट की और बाद में उसे खत्म कर दिया। हालांकि उसने अपने फेवरेट पर्सन को खो दिया था। अब आगे तो हम देखते कि निंग यूडी जंग में कुर्बान हो चुके लोगों के नाम से टोस्ट कर रही थी। वो कहती कि जिन्होंने ह्यूमन रेस को बचाने की खातिर अपनी जान खुशी खुशी दे दी, हम उन लोगों को हमेशा याद रखेंगे। जिसके बाद वो सभी लोग अपनी वाइन पोर करके उन्हें ट्रिब्यूट देते हैं। पूरे युंडियन में मातम छाया हुआ था। जीफांग ने इन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया, मगर फिर भी ये लोग सब्र से काम लेते हुए बेटर फ्यूचर के लिए प्रे कर रहे थे। वहीं पर लियो जिंग लिंगियान को बुरी तरह से मिस कर रहा था। उसे अपने इल्यूजन में सिर्फ लिंगियान ही नजर आती है। वो अब उस कॉफिन के पास पहुंच गया जिसमें लिंगियान की बॉडी रखी हुई थी। तभी इमॉर्टल पैलेस का सर्वेंट आकर लियो जिंग को बताता है कि एक आइस कॉफिन है, इसमें लिंगियान की बॉडी हमेशा महफूज रहेगी, लेकिन उसकी सोल तो ऑलरेडी हेवन में जा चुकी है। जिसके बाद वो बंदा गायब हो गया। इधर निंग यूडी अपने डिसाइपल्स के साथ मिलकर लिंगियान के लिए दुआ कर रही थी और वहीं पर लियो जिंग लिंगियान की मौत के लिए खुद को दोष दे रहा था। वो रोते हुए कह रहा था कि अगर मैं स्ट्रांग होता तो आप पर ये मुसीबत कभी नहीं आती। मेरी कमजोरी नहीं है आपकी जान ली है। और अब वो एक इल्यूजनरी वर्ल्ड में पहुंच गया था। वो कहता है कि मास्टर लिंगियान, पहला मैं कभी मून की पावर को समझ नहीं पाया कि मैं उसे कैसे कंट्रोल करूंगा, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि उसे कैसे हैंडल करना है। तलवारबाजी की यूनिक स्किल जो आपने मुझे सिखाई थी, उसी की जैसे मैं मून की पावर को फील कर सकता हूँ। मून की पावर मेरे हाथ में तो नहीं है, मगर वो मेरे दिल में है और तभी उसमें मून की पावर आना शुरू हो जाती है। इसी के चलते लियो जिंग ने मून सेट अर्थक्वेक टेक्निक को इजाद कर लिया था। वही दूसरी तरफ हमें डीमन किंगडम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गॉड किंगडम की मास्टर पहुँच गई। वो डीमंस पर हमला करते हुए पूछ रही थी कि बताओ डीमन एम्परर जीफांग कहाँ पर है। और वही दूसरी तरफ हम जीफांग को देखते हैं जो म्यूलिंग को अपना ब्लड पिलाकर उसके हाथ को रिजनरेट कर चुका था। गाइस, मैंने तो बोला था ना, ये जीफांग है। जीफांग ये मरेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। लियो जिंग उसे मार तो नहीं पाया, मगर हाँ, उसने जीफांग की आँख फोड़कर उसका पूरा लुक खराब कर दिया था। वो म्यूलिंग से कह रहा था कि मेरी आँख पर ड्रैगन पावर से अटैक हुआ है, इसलिए मैं उसे रिकवर नहीं कर सकता। तो अब म्यूलिंग अपने सभी डीमंस को बता रही थी कि हमारे बादशाह घायल है, इसलिए बचा हुआ काम तुम लोगों को करना होगा। जल्दी से जाकर पर्पल बॉडी को ढूंढ के लाओ। मगर तभी वो पूरी जगह शेक होते हुए वहाँ पर गॉड किंगडम के लोग पहुँच जाते हैं। तो म्यूलिंग भी उनके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। वो कह रही थी कि मैं काफी परेशान हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किस पर अपना गुस्सा उतारूं। अच्छा हुआ कि तुम सभी लोग यहाँ चल के आ गए। जिसके बाद वो अपने डीमंस के साथ मिलकर सीधा उस बंदी पर अटैक करने चली गई। म्यूलिंग सीधा उस बंदी की गर्दन उड़ाने वाली थी, लेकिन उस बंदी ने एक चुटकी बजाते ही उन सभी डीमंस को दूर कर दिया। उस बंदी की ऑरा इतनी स्ट्रांग थी कि जीफांग को भी अपनी शील्ड बनाकर उससे बचना पड़ता है। वो कह रहा था कि तुम सभी लोग डिवाइन सी रेल्म के कल्टीवेटर हो, इट मींस कि तुम टियानियन कॉन्टिनेंट से नहीं हो। तो वो लोग तुरंत ही उन सभी डीमंस को साइड में हटाते हुए जीफांग के साथ बात करने चली जाती है। वो बंदी कह रही थी कि हम गॉड किंगडम कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं। हमारे किंगडम ने स्पेस पैसेज को सेफली चैनल किया था और इसी वजह से हम स्टॉर्म स्टार सी के स्पेस स्टॉर्म से बचते हुए यहाँ पहुँच पाए। जीफांग उनसे पूछता है कि कहीं तुम लोग टियानियन कॉन्टिनेंट पर रूल करने तो नहीं आए हो ना। तो बंदी कहती है बिल्कुल नहीं, हम तो यहाँ पर तुम्हें सपोर्ट करने आए हैं। हम चाहते हैं कि तुम टियानियन कॉन्टिनेंट पर रूल करो, यहाँ के मास्टर बन जाओ। जिस पर जीफांग कह रहा था कि अगर तुम मुझे सपोर्ट करोगे तो बदले में तुम्हें भी कुछ चाहिए होगा। तो वो बंदी कह रही थी हाँ, हर एक चीज की कोई ना कोई प्राइस होती है, तुम्हें हमारे किंगडम ऑफ गॉड का मेंबर बनना पड़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं। और देखो, हम तुम्हें ढेर सारे बेनिफिट भी देने वाले हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं तुम्हें डिवाइन सीरियल में ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करूंगी, लेकिन ये तो बस शुरुआत है, तुम्हें कई सारे और भी बेनिफिट मिल सकते हैं। अब जीफांग तो डिवाइन सीरियल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए न जाने कभी से ही बेताब था। वो कहता है कि उस लेवल पर पहुँचने के लिए मुझे पर्पल इन बॉडी की जरूरत होगी, क्या वो आप मुझे ला के दे सकती हो। तो बंदी कह रही थी कि इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी पर्पल इन बॉडी है। दरअसल म्यूलिंग का जिक्र कर रही थी। वो कहती है कि हम इसे बिना खत्म किए ही इसके अंदर की पर्पल इन बॉडी को अवेकन कर सकते हैं। और मैंने सुना है कि एक पर्पल इन बॉडी तुमने ऑलरेडी यहाँ ला के रखी है, तो ये दोनों लड़कियां डीमन फॉर्मेशन बनाने के लिए काफी होंगी। और ये सब सुनकर म्यूलिंग तुरंत ही जीफांग के पास आ जाती है। वो उसके साथ फ्लर्ट करते हुए कह रही थी कि पर्पल इन बॉडी को अवेकन करने के लिए एक खास मेथड है, उस पर्सन को
को स्प्रिंग नाइट दूसरों के साथ गुजारनी पड़ती है। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बॉडी अवेकन हो जाए और मेरे मास्टर जीफांग के साथ रात गुजारने से ज्यादा और मुझे क्या चाहिए। मगर मियोलिंग को इन लोगों पर शक था। वो जीफांग से कह रही थी कि ये लोग हमसे झूठ भी तो बोल सकते हैं। तो उस बंदी ने तुरंत ही जीफांग को 2 ट्रेजर्स दिखाए, जिसके बारे में हमें डिटेल में आगे पता चलेगा। वो कह रहा था कि ये तो बस इस ट्रेजर की झलक है। खैर मुझे नहीं पता कि तुम लोग वाकई में क्या चाहते हो, लेकिन तुम मियोलिंग की बॉडी को अवेकन करके अपनी वफादारी साबित कर सकते हो। साथ ही वो मियोलिंग से कह रहा था कि बॉडी को अवेकन होते टाइम तुम मेरे डेविल फॉर्म के साथ अच्छे से एंजॉय भी कर सकती हो। जिसके बाद वो मेहमानों के स्वागत की तैयारी करने का हुक्म देता है। वहाँ पर हम एक बंदी को देखते हैं जो कि एक बग के जरिए इस सारी मीटिंग की खबर अपने सेक्ट तक पहुँचा देती है। दरअसल ये वर्ल्ड बिजनेस अलायंस सेक्ट के डिसाइपल है। वही दूसरी तरफ निंग्यूडी एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करके अपने रेलम को सप्रेस कर रही थी, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गई। तभी सीनियर जेड आकर उसे रोक देती है। वो पूछती कि आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम अपनी इमॉर्टलिटी को सप्रेस कर रही हो। लियो जिंग भी ये सब देखकर थोड़ा सा शॉक था। तभी निंग्यूडी उन दोनों को बताती है कि हमारा वर्ल्ड बिजनेस अलायंस के साथ अच्छा बॉन्ड है और उन्हीं से हमें एक खबर मिली है जो कि उनके डीमन किंगडम में मौजूद जासूस ने भेजा था। जिसके बाद निंग्यूडी उन्हें वो मैसेज दिखा देती है। वेल डीमन किंगडम में जो भी हुआ था ये उसी की रिकॉर्डिंग है। ये लोग देखते कि किंगडम ऑफ गॉड के लोग जीफांग से मिलने आए थे और वो टियानियन कॉन्टिनेंट पर हुकूमत करने के लिए उसकी मदद करेंगे। जीफांग इस किंगडम का राजा बनेगा। साथ ही अगर जीफांग उनका साथ देता है तो वो 1 महीने के अंदर अंदर ही इमॉर्टल टूम को ओपन करेंगे। साथ ही वो लोग म्यूलिंग की पोपुलिन बॉडी को अवेकन करने के बारे में भी बात कर रही थी। अगर वो उसे अवेकन कैसे करने वाले हैं इसके बारे में उस मैसेज में कुछ भी बताया नहीं था। निंग्यूडी कह रही थी कि जीफांग 1 नंबर का मतलब ही है। वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और अब तो उसने इन लोगों के साथ हाथ मिला लिया है। तभी सीनियर जेड बता रही थी कि गॉड किंगडम कॉन्टिनेंट के लोग ऑलरेडी डिवाइन सी रेल्म पर पहुंच चुके हैं और हमारे पूरे कॉन्टिनेंट में ऐसा कोई भी नहीं जो इस रेल्म पर पहुंच पाए। वो लोग बहुत एम्बिशियस है और आगे चल के हमारे कॉन्टिनेंट को हथियाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। जिस पर निंग्यूडी कहती है कि अगर हमें इस तबाही को रोकना है तो सबसे पहले हमें जीफांग को ब्रेक थ्रू करने से रोकना होगा। उसे डिवाइन सी रेल्म पर ब्रेक थ्रू करने के लिए पर्पल इन बॉडी की जरूरत है जो कि मियोलिंग की होगी। लेकिन अगर हम मियोलिंग की बॉडी को अवेकन ही ना होने दे तो लेवल अप नहीं कर पाएगा। वो लोग इमॉर्टल टूम में मियोलिंग को भेजने वाले हैं और उस जगह पर लाइफ एंड डेथ रेल्म के लोगों का जाना मना है। मैं वहाँ चाहकर भी एंटर नहीं कर सकती। लाइफ एंड डेथ से लो लेवल वाले कल्टीवेटर ही वहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ये सुनकर लियो जिंग उस पर भड़क गया था क्योंकि निंग्यूडी ने सीक्रेट मेथड का यूज करते हुए खुद की रेल्म को सप्रेस कर दिया था ताकि उस टूम में एंटर करके मियोलिंग को खत्म कर पाए। सीनियर जेड भी अब निंग्यूडी से कह रही थी कि तुम बिल्कुल भी उस टूम में एंटर नहीं कर सकती। वहाँ जाना खतरनाक है। तुम्हारे बदले वहाँ पर मैं जाऊंगी। मगर निंग्यूडी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो कहती कि आप और जोंगरुई हमारे सेक्ट को प्रोटेक्ट करना, तब तक मैं मियोलिंग को खत्म करके वापस जाऊंगी। जिस पर लियो जिंग कहते हैं ठीक है लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अब सीनियर जेड लियो जिंग से कह रही थी कि इंडियन के सारे रिसोर्सेज तुम्हारे लिए ओपन है। तुम उनका सही से यूज करके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पावरफुल बन जाओ क्योंकि तुम्हारे पास बस 1 महीने का वक्त है। और हाँ ये एक बात याद रखना, तुम्हें वहाँ से सेफली वापस लौटना है। तो लियो जिंग तुरंत ही कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। उसे जल्दी से स्ट्रॉन्ग बनना था। थोड़ी देर में वो अपने माइंड स्पेस में पहुंच गया जहाँ पर उसे पता चला कि उसने जो ट्रू ड्रैगन का ब्लड एसेंस एब्सॉर्ब किया था वो अभी तक फुल्ली रिफाइंड नहीं है। अगर वो इसे अच्छे से रिफाइन कर पाया तो बड़ी ही जल्दी डिवाइन एलिक्सर रेल्म पर पहुंच सकता था। मगर तभी रेड ड्रैगन वहाँ के लियो जिंग पर चिल्लाने लगता है। वो कह रहा था कि तुम्हारे अंदर हमारे एंसेस्टर ड्रैगन का ब्लड है और तुम उसे अपनी ट्रू एनर्जी को कल्टीवेट करने में यूज कर रहे हो। तुमने इतनी घटिया आइडिया दिमाग में लाकर उस ब्लड का अपमान कर दिया। लियो जिंग सोच रहा था कि ये वाला ड्रैगन अजूर ड्रैगन से काफी अजीब है। अजूर कभी भी मेरे पे चिल्लाता नहीं, लेकिन ये रेड ड्रैगन थोड़ा सा गुस्से वाला है। इसलिए वो कहते हैं सीनियर प्लीज मुझे बताए कि मैंने अब क्या करना चाहिए। तो रेड ड्रैगन उससे कहने लगता है कि तुम्हारे अंदर जूलोंग ड्रैगन का ब्लड एसेंस है और इसका सबसे बेस्ट यूज तुम अपनी बॉडी को फोर्ज करने के लिए कर सकते हो। जिसके बाद वो लियो जिंग पर आग उगलना शुरू कर देता है। वो ड्रैगन कह रहा था कि तुमने ऑलरेडी टाइशांग वेपन रिफाइनिंग टेक्निक को प्रैक्टिस किया है और तुम पहले ही बॉडी रिफाइनिंग की राह पर चल पड़े हो। अब बस हमें उस ड्रैगन के ब्लड को थंडर और फायर से टेम्पर करना होगा। मगर याद रखना इस प्रोसेस में तुम्हें बहुत पेन होगी। तुम्हें ऐसा फील होगा कि तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से शटर्ड हो गई। तो बताओ लड़की क्या तुम ये करना चाहते हो? जिस पर लियो जिंग कहते हैं ऑफ कोर्स मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो अब वो ड्रैगन उसकी मदद करना शुरू कर देता है। इधर लियो जिंग की रियल बॉडी पर आग लग गई थी, साथ ही उस पर थंडर की मार भी होने लगती है और उसी थंडर
थंडर को देख के निंग्यूडी वहाँ पर पहुँच गई। वो देखती कि लियोजिंग पर फायर एंड थंडर अटैक कर रहे हैं, जो देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई। और तभी एक मून ब्लेड निंग्यूडी पर अटैक करने आ जाती है। हालांकि उसने इस ब्लेड को वापस भेज दिया। दरअसल ये अटैक करने वाली है डीमन नाइट। काइजी खूबसूरत लड़की लियोजिंग की तलवार की स्पिरिट है। वो निंग्यूडी से कह रही थी कि छोरी घबराने की जरूरत नहीं है, लियोजिंग को कुछ नहीं होगा। जिस पर निंग्यूडी कहती है कि फायर एंड थंडर के अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। मैं तुम्हारे जैसे आराम से बैठकर उसके मरने तक का इंतजार नहीं करूंगी। जिसके बाद वो अपने वेपन को समन कर लेती है। उसे पता था कि डीमन नाइट उसके रास्ते में रुकावटें जरूर लाएगी। इधर डीमन नाइट उससे कह रही थी कि लियोजिंग काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है, तो भला तुम उसे रोकना क्यों चाहती हो? अगर तुम्हें उसे रोकना ही है तो पहले मेरे साथ फाइट करनी होगी। इसी बहाने मेरा भी थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा। जिसके बाद डीमन नाइट ने तुरंत ही उस पर हमला कर दिया, मगर निंग्यूडी उस अटैक को रोकते हुए काउंटर अटैक करने चली गई। वो दोनों बड़ी ही तेजी से आपस में टकराती है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। डीमन नाइट तो बस उसे रोकना चाहती थी। तभी निंग्यूडी उससे कहती कि जहाँ तक मुझे पता है तुम एक सोर्ड स्पिरिट हो, और सोर्ड स्पिरिट का काम है स्पिरिचुअल विजडम को अवेकन करना, और आमतौर पर ये स्पिरिट 1000 साल पुराने होते हैं। तो बताओ तुम्हारा ओरिजिन क्या है? तो डीमन नाइट उसके साथ फाइट करते हुए कह रही थी कि लड़की तुम्हारे हेयर बहुत लॉन्ग है, लेकिन तुम्हारा नॉलेज उतना ही शॉर्ट है। इन दोनों की फाइट को काफी एलिगेंट तरीके से प्रेजेंट किया गया है। डीमन नाइट उसे बता रही थी कि सोर्ड स्पिरिट कई सारे टाइप्स के होते हैं, तो अब तुम पहचानो कि मैं कौन हूँ। जिस पर निंग्यूडी कह रही थी कि तुम ह्यूमन तो नहीं हो, ये बात तो मैं जानती हूँ। लियोजिंग तुम्हें याओई डीमन नाइट इस नाम से पुकारता है, इसका मतलब तुम याओई क्लैन से बिलोंग करती हो। और तभी निंग्यूडी उसका वेपन नीचे गिरा कर उसे भी पटक देती है, और अब तो निंग्यूडी का वेपन सीधा डीमन नाइट के गले पर था। निंग्यूडी बता रही थी कि याओई क्लैन के 3 राजा है, और मेरे ख्याल से तुम उन्हीं में से एक हो। ये सुनकर डीमन नाइट स्माइल करती है। निंग्यूडी कह रही थी कि जरूर से तुम्हारी मौत हो चुकी है, और उसके बाद तुम एक सोर्ड स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म हो गई। तो डीमन नाइट उसका वेपन साइड में हटाते हुए कहती कि मैं तुम्हारे बारे में गलत थी, मुझे लगा था कि तुम बस खूबसूरत हो, मगर तुम्हारे पास तो नॉलेज भी है जो तुम्हारे खूबसूरत बालों को सूट करता है। जिसके बाद वो निंग्यूडी के साथ थोड़ा सा फ्लर्ट करके वहाँ से जाने लगती है। वो कह रही थी कि इस बंदे को और बहुत दिन प्रैक्टिस करनी है, तब तक तुम यही रुक के उसे प्रोटेक्ट करना, और यही तुम्हारा टास्क होगा। इधर लियोजिंग ने कल्टीवेशन करते हुए 1 महीना बीत चुका था। उसकी बॉडी में थंडर और फायर ने काफी अच्छी से टेम्परिंग कर ली थी, जिससे उसकी बॉडी अब पहले से 1000 गुना ज्यादा टफ बन गई। उस पर अब किसी पॉइजन का असर नहीं होगा, और न ही कोई इस बॉडी को आसानी से डिस्ट्रॉय कर पाएगा। इस प्रोसेस के कंप्लीट होते ही लियोजिंग का लुक बदल गया था। उसकी बॉडी से काफी डोमिनेटिंग और रिलीज होकर आसमान को हिट कर रही थी, और फाइनली वो कल्टीवेशन से बाहर आ जाता है। वो देखता है कि उसके ट्रू एसेंस की पावर भी बहुत इम्प्रूव हो चुकी है। ड्रैगन उसे बता रहा था कि समय के साथ साथ तुम और ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। और तभी वहाँ पर निंग्यूडी आ गई। वो कह रही थी कि तुमने डिवाइन एलिक्सर रेल में ब्रेक थ्रू कर लिया है, और देखो इमॉर्टल टूम भी अब ओपन हो चुकी है। जिसके बाद ये लोग जोंगरुई और सीनियर जेड से मिलने जाते हैं। ये टूम की तरफ रवाना होने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर लियोजिंग के दोस्त पहुँच गए। बिली होंग कह रहा था कि लियोजिंग तुम मियोलिंग को मारने जा रही हो, और इतने नेक काम के लिए तुमने अपने दोस्तों को बुलाया भी नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। तभी टियानियो भी कह रहा था कि हाँ यार, मैं हमेशा लियोजिंग का ख्याल रखता आया हूँ, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, इसलिए तो अकेले अकेले मिशन पर जा रहा। कसम से बता रहा हूँ कि लियोजिंग की इस हरकत से मैं बहुत हर्ट हो गया, इतना हर्ट कि मेरे आंसू ही निकल आए। गाइस, आपको क्या लगता है कि टियानियो पी के आंखों से आंसू निकलेंगे या शराब? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो लियोजिंग कहता है कि इमॉर्टल टूम बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो वहाँ से आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं आ पाया। तो बताओ मैं तुम लोगों को वहाँ पर कैसे ले जा सकता हूँ? मैं मेरे भाइयों की जान को बिल्कुल भी खतरे में नहीं डालना चाहता। जिस पर सीनियर शेनफिंग कह रहे थे कि म्यूलिंग को मारने से हम ह्यूमन रेस को बचा पाएंगे, तो हमें अपना फर्ज अदा करने का मौका दो। इसीलिए लियोजिंग भी मान जाता है। वो कह रहा था ठीक है, हम सब भाई मिलकर म्यूलिंग को खत्म कर देंगे। सीनियर जेड कह रही थी कि तुम डिवाइन एलिक्सर रेल्म पर पहुंच चुके हो, मगर फिर भी ये ट्रिप खतरनाक है। जिसके बाद वो इन सभी को लाइफ कार्ड दे देती है, जिसमें ये लोग अपनी सोल मार्क को ऐड कर देते हैं, ताकि सीनियर
इंजीनियर जेड को इनकी मूवमेंट की खबर मिलती रहे। साथ ही जोंगरुई ने इन सब की बॉडी में टैलिस्मान और सील डाल दिए थे। वो बताते हैं कि दोनों चीजें तुम्हारे काम आएगी, इससे तुम्हारी ट्रू एसेंस बड़ी ही तेजी से रिस्टोर हो सकती है, साथ ही तुम्हारी इंजरीज भी हील हो जाएगी। यान भी अपने भाई से कह रही थी कि उसने सेफली वापस आना ही होगा, जिसके बाद इमॉर्टल टूम का डोर ओपन हो जाता है और ये सभी लोग 1 बाय 1 उसमें एंटर कर देते हैं। वो स्पेस के रास्ते के जरिए इमॉर्टल टूम तक पहुंच गए थे और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।